अगली सुबह कमरे के बड़े से आईने के सामने खड़ी होकर अनन्या तैयार हो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा आज भी बिना किसी हैवी मेकअप के चमक रहा था। वो बस अपने बालों को सेट कर ही रही थी कि तभी पीछे से दबे पांव मीरा कमरे में आई। मीरा ने आते ही अनन्या को पीछे से जोर से गले लगा लिया। उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाई और प्यार जताते हुए उसके गाल पर एक जोरदार किस कर दिया। मीरा ने आंखें मटकाते हुए शरारती अंदाज में पूछा, ओहो, सुबह सुबह सफेद सूट में हुस्न का दीदार। सच बताना अनन्या, आज इतनी सुबह सुबह किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है यार। आज तो इतनी हॉट और कातिलाना लग रही है कि लड़कों की तो छोड़, मेरा खुद तेरे साथ रोमांस करने का मूड बन जाए। अनन्या ने आईने में मीरा की इस नौटंकी को देखा। वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। उसने तुरंत मीरा के हाथों को अपने गले से हटाया, उसे थोड़ा साइड में किया और कड़क आवाज में बोली, रहने दे मीरा, ये सुबह सुबह का मक्खन लगाना बंद कर। मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। और जो फाइनल किया था ना, वही होगा। अब बात खत्म कर। अनन्या की ये दो टूक बातें सुनकर मीरा का उतरा हुआ चेहरा देखने लायक था। उसने एक लंबा सा मुंह बनाया, दुखी होने का नाटक किया और पास ही बेड पर धम से बैठ गई। वो हाथ नचाते हुए उदास आवाज में बोली, क्या यार अनन्या, भगवान ने ना तुझे सिर्फ शक्ल ही अच्छी दी है। काश थोड़ा सा दिल भी अच्छा दे देते तो उनका क्या चला जाता। थोड़ी तो रहम खाती मुझ पर। अनन्या ने हाथ में अपनी घड़ी पहनते हुए पलटकर मीरा को देखा और हंसते हुए तंज कसा, अच्छा, तेरे पास बहुत टाइम है ना यहाँ बैठकर भगवान को कोसने का, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं यहाँ वेस्ट करूं। मैं तो चली अपने नए ऑफिस। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। अनन्या का अंदाज एकदम रोबीला और बॉस जैसा हो गया था। शौर्य से कहकर आज की मीटिंग वाली जगह का पता कर लेना और वक्त पर वहां पहुंच जाना। वो मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तू अटेंड करेगी। पर अनन्या, मीरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनन्या ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया और अपना पर्स कंधे पर टांग कर कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने जोर से आवाज लगाई, नो बहस मीरा, ऑल द बेस्ट। दरअसल असली कहानी कुछ ऐसी थी कि कल शाम को सूर्य ने राठौड़ एंटरप्राइजेस और अनन्या के ब्रांड एमी क्रिएशन के बीच एक बेहद जरूरी ऑफिशियल मीटिंग आज के लिए फिक्स की थी। जैसे ही ये बात तय हुई, अनन्या ने साफ साफ कह दिया था कि वो खुद लाइमलाइट से दूर रहेगी। इसीलिए मीरा को ही कंपनी की मालकिन बनाकर वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन मीरा चाहती थी कि इतनी बड़ी डील के लिए वो दोनों साथ जाएं, क्योंकि अकेले करोड़ों की डील हैंडल करने में उसकी थोड़ी हवा टाइट हो रही थी। बस इसी वजह से वो सुबह सुबह अनन्या को इतना मक्खन लगा रही थी ताकि उसका दिल पिघल जाए और वो भी साथ चलने को मान जाए। पर अनन्या तो अपनी बात की पक्की थी और वो मीरा की एक न चलने देगी। अनन्या के घर से निकलते ही मीरा ने गुस्से और खिज में अपने पैर फर्श पर जोर से पटके कड़क मिजाज कहीं की, खुद तो अप्सरा बनकर ऑफिस निकल गई और मुझे उस खड़ूस कॉरपोरेट दुनिया के सामने अकेले झोंक दिया। तो वो बड़बड़ाती हुई, पैर पटकती हुई वहां से कमरे की तरफ चली गई ताकि मीटिंग के लिए तैयार हो सके। सुबह के ठीक 10 बजे अनन्या राठौड़ एंटरप्राइजेस की बड़ी और चमचमाती बिल्डिंग के मेन हॉल में पहुंची। उसका दिल आज थोड़ी तेजी से धड़क रहा था। उसने सीधे रिसेप्शन डेस्क की तरफ कदम बढ़ाए और वहां खड़ी लड़की को अपनी जॉइनिंग लेटर दिखाते हुए बड़े आराम से कहा, हेलो, मैं आज से यहाँ नॉर्मल एम्प्लॉय की पोस्ट पर ज्वाइन कर रही हूँ। रिसेप्शन वाली लड़की ने जैसे ही लेटर देखा, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक रोबीली और कड़क आवाज आई, लॉबी में रुकने की कोई जरूरत नहीं है अनन्या, तुम सीधे अंदर आ सकती हो। अनन्या ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां उस कंपनी के पूरे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड रिद्धिमा अग्रवाल खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दरअसल हुआ था ये कि कल शाम को जब अनन्या अपने फ्लैट पर आराम कर रही थी, तभी अचानक उनके फोन पर खुद रिद्धिमा अग्रवाल का पर्सनल कॉल आया था। उन्होंने बड़े प्यार से बात करते हुए अनन्या से कहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन अनन्या, आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर भेज रही हूँ और तुम कल सुबह से ऑफिस में आ सकती हो। राठौड़ एंटरप्राइजेज के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खुद डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी हेड किसी मामूली से नए एम्प्लॉय को खुद फोन करके ज्वाइनिंग के बारे में बताए। आमतौर पर यह काम
एचआर के छोटे मोटे कर्मचारी ही करते थे। लेकिन रिद्धिमा अग्रवाल को ऐसा करना पड़ा था क्योंकि कल रात उसके पास दिग्विजय की सेक्रेटरी माही का कॉल आया था। माही का फोन आने पर सीधा और साफ मतलब था कि दिग्विजय राठौड़ का ये सीधा ऑर्डर है। कल रात बालकनी में सिगरेट फूंकते हुए दिग्विजय ने जो सीक्रेट एसएमएस भेजा था वो माही के लिए ही था। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अनन्या मिश्रा को बिना किसी देरी के तुरंत नौकरी पर रख लिया जाए। दिग्विजय की इस बात को पूरा करने के लिए माही ने रिद्धिमा को कड़े निर्देश दिए थे। यही वजह थी कि आज खुद रिद्धिमा अग्रवाल अनन्या को रिसीव करने नीचे आई थी। रिद्धिमा को अपने सामने देखकर अनन्या ने तुरंत उन्हें विश किया। गुड मॉर्निंग मैम, आप यहाँ खुद? रिद्धिमा अग्रवाल ने आगे बढ़कर अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बोली, गुड मॉर्निंग अनन्या, राठौड़ एंटरप्राइजेस में तुम्हारा स्वागत है। मुझे तुम्हारी सादगी और काम कल ही पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी टीम के नए टैलेंट को मैं खुद गाइड करूं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाती हूँ, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच मैम। अनन्या चुपचाप रिद्धिमा के पीछे पीछे चलने लगी। वो मन ही मन खुश थी कि उसे इतनी आसानी से यहाँ नौकरी मिल गई, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी इस कामयाबी की डोर किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिग्विजय ने अपने हाथ में थाम रखी है। दिग्विजय ने उसे अपनी आंखों के सामने रखने का पूरा जुगाड़ कर लिया था। अब देखना यह था कि जब एक ही छत के नीचे अनन्या और दिग्विजय का आमना सामना होगा तो ऑफिस में क्या नया धमाका होगा। राठौड़ एंटरप्राइजेस के सबसे ऊपरी फ्लोर पर बने आलीशान कैबिन में दिग्विजय अपनी विशाल रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। कैबिन में सन्नाटा पसरा था। तभी दिग्विजय ने अपने लैपटॉप से नजरें उठाई और सामने खड़ी अपने पर्सनल असिस्टेंट माही को देखा। उसने बेहद गंभीर और कड़क आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या वो आ गई? माही को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया कि सर अचानक किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला और फिर अचानक उसे याद आया कि उसका चेहरा एकदम से खुला हो और वो चहकते हुए बोली, ओह सर, हाँ वो आ चुकी हैं। आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करवा दिया है और उसे एक कैबिन भी दिला दिया है। माही अभी आगे कुछ और बताने ही जा रही थी कि तभी दिग्विजय ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए सीधा कहा, फ्लोर। तभी माही ने कहा, सर 10th फ्लोर पर। दिग्विजय ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया और दोबारा अपने लैपटॉप में काम करने लगा। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। यह देखकर माही चुपचाप पैर सिकोड़कर बिना कोई आवाज के कैबिन से बाहर चली गई। जैसे ही माही कैबिन से बाहर निकली और दरवाजा बंद हुआ, दिग्विजय ने तुरंत अपना लैपटॉप पर काम करना बंद कर दिया। उसके चेहरे की वो कड़वाहट थोड़ी कम हुई। उसने तेजी से अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाई और कंपनी का मेन सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने के अंदाज में आसानी से खोला। उसने सीधे 10th फ्लोर का लाइव फुटेज अपनी स्क्रीन पर ऑन कर दिया। कैमरे का एंगल सीधे उस कैबिन की तरफ था जहां अनन्या मिश्रा बैठी हुई थी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि अनन्या बड़े ही ध्यान से फाइलों को देख रही है और अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। सफेद अनारकली सूट में उसका वो सादगी और मासूमियत कैमरे के जरिए भी साफ झलक रही थी। न जाने क्यों उस भागती दौड़ती और धोखेबाज मुंबई नगरी के किंग दिग्विजय को अनन्या के उस शांत चेहरे को देखकर एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। जो दिल सालों से सिर्फ बिजनेस की चालों और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए धड़कता था, आज उस दिल की धड़कनें इस मासूम लड़की को देखकर थोड़ी शांत हो गई थी। वो अपनी चेयर से थोड़ा पीछे हटा और स्क्रीन पर टकटकी लगाए अनन्या को देखता रहा। मुंबई के एक बेहद आलीशान 7 स्टार होटल के वीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त गजब का सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच रखी कांच की बड़ी सी टेबल के एक तरफ द किंग ऑफ मुंबई दिग्विजय अपने कड़क और शांत अंदाज में बैठा हुआ था। उसके ठीक बगल में उसके असिस्टेंट माही भी खड़ी थी। लेकिन इस वक्त सबका ध्यान टेबल की दूसरी तरफ था। वहां एक लड़की बैठी थी जिसने एक डिजाइनर मास्क से अपना पूरा चेहरा इस तरह ढका हुआ था कि उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके ठीक बगल में अनन्या का फाइनेंस मैनेजर शौर्य भी बड़ी मुस्तैदी से खड़ा था। ये नकाबपोश लड़की कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। लेकिन इस समय मीरा का वो अनन्या के साथ रहने वाला चुलबुला और नौटंकीबाज और बचकाना रूप कहीं गायब हो चुका था। उसके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी। आंखों में एक ठंडी और गहरी समझदारी थी। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से एक बेहद मैच्योर और रोबेली बिजनेस टाइकून वाली
वाइब आ रही थी। उसे इस तरह सलीके से बैठा देख कोई माई का लाल ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये लड़की महज 22 साल की है। माही ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, मैम, मीटिंग शुरू करने से पहले क्या आप कुछ चाय कॉफी लेना पसंद करेंगी? इससे पहले कि माही अपनी बात पूरी करती, मीरा ने हवा में अपना एक हाथ उठाया, एक ऐसा इशारा जिसने माही को तुरंत चुप होने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने बेहद गहरी, नपी तुली और कड़क आवाज में सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, थैंक यू, पर मुझे ये जो फॉर्मेलिटी है निभाने में अपना वक्त जाया नहीं करना। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपकी कंपनी राठौड़ एंटरप्राइजेस हमारे ब्रांड एमी क्रिएशन के साथ जो कपड़ों का कोलैबोरेशन करना चाहती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो सही होगा। दिग्विजय चुपचाप अपनी गहरी आंखों से मास्क के पीछे मीरा के चेहरे को पढ़ रहा था, मानो वो उसके दिमाग के पार देखना चाहता हो। उसने माही को आगे बढ़ने का इशारा किया। माही ने तुरंत अपनी फाइल खोली और दो सबसे सटीक और दमदार पॉइंट्स मीरा के सामने रखे, जो सीधे उनके टेक्सटाइल और फैशन बिजनेस को हिट करते थे। मैम, एमी क्रिएशन के पास इंडिया का सबसे बेहतरीन और यूनिक कपड़ों का डिजाइन है, लेकिन आपके पास बड़े लेवल पर प्रोडक्शन के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राठौड़ एंटरप्राइजेस के पास एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल्स है और हमारा कॉटन व मिल्क सिलाई चैन के नेटवर्क दुनिया के 15 देशों में फैला है। अगर हमारे कपड़े और आपका डिजाइन मिल जाए तो प्रोडक्शन कास्ट सीधे 30% कम हो जाएगी, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन सीधे डबल हो जाएगा। मीरा ने बिना पलक झपकाए इस पॉइंट को सुना और हल्के से सिर हिलाया। माही ने तुरंत अपना दूसरा और सबसे बड़ा इक्का फेंक दिया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, एमी क्रिएशन मुख्य रूप से प्रीमियम ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए यूथ को टारगेट करता है। वहीं राठौड़ एंटरप्राइजेस के पूरे देश में 400 से ज्यादा आलीशान स्टोर्स हैं। इस डील के होते ही आपके ब्रांड को रातों रात पूरे देश के सबसे बड़े प्रीमियम बाजार की चाबी मिल जाएगी। इस साझेदारी से दोनों कंपनियों की कुल सेल्स अगले ही समय में 2 गुना बढ़ जाएगी। माही के ये दोनों पॉइंट्स इतने स्टिक और बिजनेस के लिहाज में इतने तगड़े थे कि उन्हें कोई भी समझदार बिजनेस हेड मना नहीं कर सकता था। मीरा ने शौर्य की तरफ देखा। उसने हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। मीरा अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। उसने दिग्विजय की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, आपके पॉइंट्स में दम है मिस्टर राठौड़। ये कोलैबोरेशन दोनों के लिए फायदे का सौदा है। शौर्य शाम तक इस डील के पेपर्स आपकी टीम को फॉरवर्ड कर देगा। आई एक्सेप्टेड द डील। इतना कहकर मीरा ने एक पल भी वहां और रुकना ठीक नहीं समझा। वो सीधे रोबिले अंदाज में पलटकर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई और शौर्य भी उनके पीछे पीछे चला गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। माही ने राहत की सांस लेते हुए दिग्विजय की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, सर, लड़की भले ही उम्र में छोटी है, पर इसका दिमाग और बात करने का तरीका किसी शातिर खिलाड़ी जैसा है। पर इसने अपना चेहरा मास्क से क्यों ढक रखा है? भला कोई अपने ही बिजनेस की मीटिंग में इस तरह चेहरा छुपाकर कौन आएगा? दिग्विजय ने अपनी चेयर को थोड़ा घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शातिर चमक थी। उसने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई और बेहद भारी, कड़क और रोबीली आवाज में कहा, रात के घने अंधेरे में मुंबई के हाई प्रोफाइल और महंगे बार के कोने में विक्रम मल्होत्रा बैठा हुआ था। माही, इस कलयुग की दुनिया में कब अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं पता नहीं चलता। और जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगता है ना, तो ये पहले ही अपने लोग आसपास रहकर जहरीले नाग की तरह डस लेते हैं। वो लड़की भी इसी डर से अपना चेहरा छुपा रही है, ताकि कोई अपना उसकी पीठ में छुरा ना घोंप सके। दिग्विजय का ये दमदार डायलॉग सुनकर माही भी सन्न रह गई थी। दिग्विजय का इशारा साफ था। उसे समझ आ गया था कि एमी क्रिएशन के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वहीं दूसरी तरफ रात के घने अंधेरे में मुंबई के एक हाई प्रोफाइल और महंगे बार के कोने में विक्रम मल्होत्रा बैठा हुआ था। बार में चारों तरफ तेज म्यूजिक बज रहा था। रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। विक्रम गुस्से और तमाशा में डूबा हुआ एक के बाद एक शराब के पैक गटक रहा था। अनन्या के मंडप से भागने के बाद से उसका दिमाग एकदम पागल हो चुका था। तभी हाथ में वाइन का गिलास लिए उसका एक पुराना रईस दोस्त रोहन उसकी टेबल के पास आया। रोहन एक नंबर का अय्याश और दूसरे के मजे लेने वाला लड़का था। विक्रम की ये हालत देखकर रोहन के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई।
रोहन ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और उसका मजाक उड़ाते हुए ऊंची आवाज में हंसकर बोला, अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। द ग्रेट विक्रम मल्होत्रा एक मामूली सी लड़की के चक्कर में देवदास बनकर बार के कोने में बैठा है। भाई, पूरे मुंबई की लड़कियां जिस विक्रम के इशारे पर नाचने को तैयार रहती हैं, आज उस विक्रम मल्होत्रा को एक अदनी सी लड़की भाव तक नहीं दे रही। सरेआम मंडप से भागकर उसने तेरी और तेरे खानदान की इज्जत का जो कचरा किया है ना, पूरे शहर के रईस लड़के पीठ पीछे तुझ पर हंस रहे हैं। रोहन की ये चुपती हुई बातें सुनते ही विक्रम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। बेइज्जती के एहसास से उसका चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा उठा। उसने अपनी आंखें बड़ी की और गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए चीखा, शट अप रोहन, मुंह बंद रखो अपना। विक्रम ने हाथ में पकड़ा शराब का गिलास हवा में लहराया और अनन्या को याद करके पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। उस साली अनन्या की इतनी हिम्मत! उस दो कौड़ी की लड़की को एक बार मैंने हाथ लगने दे। अगर मैंने उसकी वो हालत नहीं की जो उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, तो मेरा नाम भी विक्रम मल्होत्रा नहीं। वो समझती क्या है खुद को? विक्रम की आंखों में इस वक्त नफरत और वहशीपन साफ दिख रहा था। उसने रोहन को घूरते हुए बेहद कड़क और खौफनाक आवाज में कहा, एक बार वो मुझे मिल जाए ना, उसे इस दुनिया में किसी के सामने चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसे अपने पैरों पर रेंगने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसे इतनी तकलीफ और दर्द दूंगा, इस कदर तड़पाऊंगा कि वो अपनी हर एक सांस के लिए रोएगी और घुटनों पर बैठकर मुझसे मौत की भीख मांगेगी। पर मैं उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। इतना बोलते बोलते विक्रम ने गुस्से से अपना हाथ का गिलास एक ही सांस पूरा खाली कर दिया। उसकी रूह कांप देने वाली बातें सुनकर एक पल के लिए रोहन भी अंदर से डर गया और उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। विक्रम का मूड इस वक्त पूरी तरह खराब हो चुका था और अंदर की आग को शांत करने के लिए उसे कोई ना कोई जरिया चाहिए था। तभी बार की एक हॉट और कम कपड़े पहनी हुई लड़की विक्रम के पास आकर खड़ी हुई और उसे आंख मारते हुए अपनी तरफ खींचने लगी। विक्रम ने अनन्या के गुस्से को दबाने के लिए उस लड़की की कमर में हाथ डाला, उसे अपनी तरफ खींचा और बिना एक पल गवाए रोहन को वहीं छोड़ते हुए उस लड़की के साथ बार के अंदर बने प्राइवेट वीआईपी रूम की तरफ चल गया। एक तरफ विक्रम वासना और नफरत की आग में जल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी होने वाली दुल्हन अनन्या उस समय उसके सबसे बड़े दुश्मन दिग्विजय राठौड़ की छत्र छाया में पहुंच चुकी है। अब जब विक्रम का सामना दिग्विजय से होगा, तो मुंबई के इस क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड और कॉरपोरेट जगत में क्या नया तूफान आएगा, ये सब कुछ देखने लायक होगा। अगली सुबह वीआईपी रूम के आलीशान बेड पर विक्रम मल्होत्रा गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरा अभी भी कल रात की अय्याशी की गवाही दे रहा था। तभी साइड टेबल पर रखा उसका फोन किसी पागल की तरह लगातार जोर जोर से बजने लगा। उस तीखी रिंगटोन से विक्रम की नींद में खलल पड़ा तो उसका दिमाग एकदम खराब हो गया। उसने गुस्से में आंखें मटकाते हुए हाथ मारा और फोन उठाकर कान से लगाते ही सीधे दहाड़ा, साले, कौन है बे? उल्लू की तरह क्या रात भर जागते रहते हो तुम लोग? सुबह सुबह कौन मर गया है जो तुम मुझे इतनी सुबह फोन कर रहे हो? तभी फोन की दूसरी तरफ से पारस की बेहद एक्साइटेड लेकिन घबराई हुई आवाज आई, बॉस बॉस, बहुत बड़ी खुशखबरी है, अनन्या का पता चल गया है। अनन्या का नाम सुनते ही जैसे विक्रम के ऊपर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। जो विक्रम एक सेकंड पहले तक नींद में बड़बड़ा रहा था, वो झटके से होश में आया और बेड पर उठकर सीधा खड़ा हो गया। इस वक्त उसके बदन पर अंडरवियर के अलावा एक भी कपड़ा नहीं था। बेड पर चादर लपेटे बैठी वो लड़की बार वाली विक्रम को अचानक इस हालत में देखकर जोश से शर्माने लगी। उसने शर्मसार होकर तुरंत चादर से अपना मुंह ढक लिया। पर विक्रम का ध्यान उस लड़की पर तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ अनन्या का चेहरा घूम रहा था। उसने फोन काटा और बिना एक पल गवाए महज 2 मिनट के अंदर अपने कपड़े बदन पर डाले, जूते पहने और उस लड़की को वहीं छोड़कर तूफान की रफ्तार से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद विक्रम मल्होत्रा तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपने मल्होत्रा एम्पायर के कैबिन में दाखिल हुआ। वहां पारस पहले से ही कुछ फाइल्स हाथ में लिए उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम ने अपनी जैकेट उतारी और टेबल पर दोनों हाथ टिकाकर पारस को घूरते हुए बोला, हाँ पारस, अब जल्दी भौंक, कहाँ है वो साली?
पारस ने आगे बढ़कर फाइल टेबल पर रखी और पूरी डिटेल देते हुए कहा, बॉस, हमारी टीम ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। अनन्या इस वक्त मुंबई के एक पॉश इलाके में अपनी उस सहेली मीरा के साथ एक सीक्रेट फ्लैट में रह रही है। और सबसे बड़ी बात, वो इस समय राठौड़ एंटरप्राइजेज की 10वीं मंजिल पर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की नौकरी कर रही है। आज उसका ऑफिस में पहला दिन है। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी और बदसूरत मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में अनन्या को तबाह करने का वो वहशीपन साफ दिख रहा था। उसने गुस्से और जोश में मिक्स अंदाज में मुट्ठी हवा में भींची और कड़क आवाज में चिल्लाया, राठौड़ एंटरप्राइजेस, मेरे सबसे बड़े दुश्मन दिग्विजय राठौड़ की गोद में जाकर छुपी है वो साली। उसे लगता है कि वो उस राठौड़ की आड़ में मुझसे बच जाएगी। पारस, अब और वक्त जाया नहीं करना है। जाओ और जाकर उस दबोच लो साली को, खींच कर लाओ मेरे सामने। पारस ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन बॉस, वह दिग्विजय राठौड़ की कंपनी में है। अगर हमने वहां सीधे हाथ डाला तो राठौड़ खानदान के साथ हमारी खुली जंग शुरू हो जाएगी। विक्रम ने एक कमीनी हंसी हंसते हुए पारस को अपने पास बुलाया और उसके कान में अपना खौफनाक प्लान समझाते हुए बोला, तो किसने कहा कि हम राठौड़ की बिल्डिंग के अंदर जाना है? हम खेल तो अपने तरीके से खेलेंगे। विक्रम ने पारस को पूरा प्लान समझाया कि कैसे जब अनन्या शाम को ऑफिस से थकी हारी अपने फ्लैट के लिए निकलेगी तो रास्ते में उसे सुनसान मोड़ पर उसकी गाड़ी को घेर लेना और बिना किसी शोर शराबे के उसे किडनैप कर लिया जाएगा और फिर उसे मल्होत्रा खानदान के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचा दिया जाएगा। विक्रम का यह शातिर और खतरनाक प्लान सुनकर पारस के चेहरे पर भी एक क्रूर मुस्कान आ गई थी। उसने सिर झुकाया और बोला, जी बॉस, समझ गया। आज शाम ढलने से पहले वो लड़की आपके कदमों में होगी। इतना कहकर पारस तेजी से कैबिन के बाहर निकल गया। पारस के जाते ही विक्रम ने अपनी चेयर पर पीछे टिकते हुए सिगार सुलगाया और धुएं को हवा में उड़ाते हुए बोला, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है अनन्या मिश्रा। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे काली रात होने वाली है। वहां ऑफिस में अनन्या कंपनी की 10वीं मंजिल पर अपने काम में डूबी हुई थी। दोपहर के वक्त वो अपने बनाए हुए बेहतरीन डिजाइन की फाइल लेकर अपने डिपार्टमेंट हेड रितिमा अग्रवाल के कैबिन में गई। उसने बड़े ही सलीके से फाइल सामने रखी और कहा, मैम, ये कुछ डिजाइन्स के स्केचेज हैं जो मैंने तैयार किए हैं। आप प्लीज इन्हें एक बार देख लीजिए। रिद्धिमा ने जैसे ही फाइल खोली और डिजाइन्स पर नजर डाली, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। डिजाइन्स वाकई में कमाल के थे। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ देखा और दिल से तारीफ करते हुए बोली, वाह अनन्या, ये डिजाइन सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा काम देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम यहाँ पर नई आई हो। बहुत बढ़िया है तुम्हारा काम। रिद्धिमा अभी अनन्या की तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसके टेबल पर रखा इंटरकॉम फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही रिद्धिमा एकदम सीरियस हो गई। फोन किसी और का नहीं बल्कि खुद दिग्विजय का था। दिग्विजय ने दूसरी तरफ से अपनी भारी और कड़क आवाज में कहा, मिसेज अग्रवाल, ये डिजाइन्स आप मेरे पास लेकर आइए। जी सर, मैं अभी आती हूँ, रिद्धिमा ने कहा और फोन कट कर दिया। उन्होंने अनन्या से वो फाइल ली और तेजी से सबसे ऊपरी मंजिल पर बने दिग्विजय के आलीशान कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। कैबिन में पहुंचकर रिद्धिमा ने वो डिजाइन्स दिग्विजय के सामने टेबल पर रख दिए। दिग्विजय ने बिना कोई भाव दिखाए फाइल के पन्ने पलटे। डिजाइन्स वाकई में इतने बेहतरीन थे कि पूरे मुंबई को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले दिग्विजय को भी मानना पड़ा कि इस लड़की में कुछ तो खास है। रिद्धिमा ने उत्साह से आकर अनन्या की वकालत करते हुए कहा, सर, ये लड़की वाकई में बहुत टैलेंटेड है। कल इंटरव्यू में भी इसकी सादगी और सोच ने मुझे इम्प्रेस किया था। अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी दिग्विजय की पर्सनल असिस्टेंट माही कुछ जरूरी पेपर्स लेकर कैबिन के अंदर आई। वो जैसे ही अंदर पहुंची, उसने वहां दिग्विजय के साथ रिद्धिमा को खड़े देखा। माही ने जल्दी से दिग्विजय को देखते हुए कहा, सॉरी सर, बीच में टोकने के लिए, पर आपकी आज बत्रा कंपनी के साथ 1 घंटे में मीटिंग है। हमें अब निकलना चाहिए। दिग्विजय अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने ब्लैक कोट के बटन बंद किए और बिना किसी हिचकिटाहट के एक फैसला सुनाया जिसने वहां खड़ी माही और रिद्धिमा दोनों के होश उड़ा दिए। दिग्विजय ने कड़क अंदाज में कहा, ठीक है, तैयारी करो, और हाँ, इस मीटिंग में अनन्या मेरे साथ जाएगी। इतना कहकर दिग्विजय बिना रुके अपने रौबदार कदमों से चलता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया। जैसे ही दिग्विजय कैबिन के बाहर गया, उनके जूते की आवाज दूर हुई। कमरे में खड़ी माही और रिद्धिमा के सच में तोते उड़ गए।
दोनों एक दूसरे को मुंह ताकने लगी और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो मन ही मन सोचने लगी, बाप रे, जो इंसान इतना खड़ूस और कड़क है कि अपने कैबिन के आसपास अपने खुद के परिवार वालों को भी भटकने ना दे, आज वो एक ऐसी लड़की को अपने साथ ऑफिशियल मीटिंग में ले जा रहा था जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं था। ये तो साक्षात चमत्कार है। वो शैतान यानी कड़क बॉस के सामने खुलकर हंसने या बोलने की हिम्मत तो उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी। इसीलिए उसके जाते ही दोनों ने पहले चैन की सांस ली और फिर हैरानी से मुस्कुराने लगी। माही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रिद्धिमा से कहा, बाप रे बाप, बॉस आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, एक नई एम्प्लॉय को सीधे अपने साथ ले जा रही हैं। माही की बातों से रिद्धिमा भी हैरान हुई और तेजी से अनन्या के कैबिन की तरफ भागी। वो हांफती हुई अनन्या के कैबिन में घुसी और एक्साइटेड होकर बोली, अनन्या, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तुमने जो डिजाइन्स बनाए थे ना, वो सर को बहुत पसंद आए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें अभी होने वाली एक बड़ी मीटिंग में अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि तुम खुद उन डिजाइन्स के बारे में क्लाइंट्स को अच्छे से समझा सको। ये सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह घबरा गई। वो तो इस कंपनी में अपनी पहचान छुपाकर लाइमलाइट से दूर रहने आई थी, और यहाँ पहले ही दिन सीधे कंपनी का मालिक उसे अपने साथ मीटिंग में लेकर जा रहा था। अनन्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैम, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं इतनी बड़ी मीटिंग और इतने बड़े क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मैम, मैं भी नई हूँ, मेरी जगह आप चली जाइए ना, प्लीज। लेकिन रिद्धिमा अग्रवाल ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए और मना करते हुए बोली, सॉरी अनन्या, ये बॉस का सीधा ऑर्डर है। उनके ऑर्डर को मना करने की हिम्मत इस पूरी बिल्डिंग में किसी को नहीं है। और हाँ, वक्त बहुत कम है। सर नीचे पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। इतना कहकर रिद्धिमा वहां से चली गई। अनन्या वही कैबिन में खड़ी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो गहरी सोच में डूब गई कि आखिर किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। अपनी इस कश्मकश और सोच में खोई हुए अनन्या भारी कदमों से नीचे बेसमेंट पार्किंग की तरफ चल दी। वहां राठौड़ एंटरप्राइजेस के मालिक की आलीशान काली मर्सिडीज खड़ी थी। ड्राइवर ने तमीज से दरवाजा खोला और अनन्या जैसे ही कार की पिछली सीट पर बैठी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पहले से ही दिग्विजय पूरे रौब में बैठा हुआ था। उसका ब्लैक सूट और उसकी कड़क आंखें किसी को भी डरा सकती थी। अनन्या ने हक पकाते हुए कहा, सर, आप इस कार में?" दिग्विजय ने अपनी गहरी आंखें अनन्या पर टिकाई और बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, "ये मेरी कंपनी है, अनन्या मिश्रा, और तुम मेरी एम्प्लॉय हो। अगर मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग में जा रहा हूं तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है?" ये तो सुनकर अनन्या ने अपना हल्का सा सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा, आपके साथ मीटिंग में जाने से तो अच्छा है मैं खाई में कूद जाऊं। कार अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। कैबिन में एकदम सन्नाटा था। तभी अचानक दिग्विजय ने बिना किसी फालतू बात के अनन्या के सिर पर एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी कल्पना अनन्या ने सपने में भी नहीं सोची थी। दिग्विजय ने बिना पलक झपकाए सीधे अनन्या की तरफ देखा और सपाट आवाज में कहा, विल यू मैरी मी? यह सुनते ही अनन्या को अचानक जोर से खांसी आ गई। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह सुन्न हो गया। उसने झटके से दिग्विजय की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से और अचरज से लाल हो चुकी थी। अनन्या ने थोड़ा कड़क और गुस्से वाले लहजे में कहा, मिस्टर दिग्विजय राठौड़, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पहले दिन ऑफिस आई किसी लड़की को कोई इस तरह शादी के लिए प्रपोज करता है क्या? दिग्विजय के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अनन्या, ये एक सीधा सौदा है जिसमें सरासर तुम्हारा फायदा है। मुझे पता है कि तुम इस वक्त विक्रम मल्होत्रा से बचना चाहती हो, और पूरे मुंबई में उसके आतंक से बचने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे शादी। विक्रम कोई आम इंसान नहीं है। वो एक वहशी दरिंदा है जो तुम्हारे जैसे आम लोगों को सेकंडों में मसल कर रख सकता है। आखिरकार तुम उस हैवान से खुद को कब तक बचा पाओगी? दिग्विजय की बात सुनकर अनन्या ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और सीधे दिग्विजय की आंखों में झांकते हुए एक बेहद तीखा और तार्किक सवाल दागा, वाह मिस्टर राठौड़, आपने मेरा फायदा तो बड़े अच्छे से गिना दिया, लेकिन अब जरा मुझे ये समझाइए कि मुझे शादी करके एक मंडप छोड़कर भागी हुई लड़की को अपनी पत्नी बनाकर आपको क्या फायदा होने वाला है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझ जैसे मामूली लड़की से शादी करने के लिए द ग्रेट दिग्विजय राठौड़ इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपका क्या गेम है इसमें?
अनन्या का यह सीधा और कड़क सवाल सुनकर दिग्विजय के चेहरे पर एक हल्की और शातिर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि यह लड़की दिमाग से बहुत तेज है। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक नकली बिजनेस बहाना बनाया और बेहद गंभीर होकर बोला, फायदा? बिजनेस की दुनिया में कोई भी काम बिना फायदे के नहीं होता मिस अनन्या। तुमने सही कहा। तुम मंडप से भागी हुई लड़की हो और तुम्हारी इसी कमजोरी में मेरा सबसे बड़ा फायदा छुपा है। दरअसल मेरे दादाजी ने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी है कि अगर मुझे राठौड़ एम्पायर की पूरी प्रॉपर्टी और सारे शेयर्स अपने नाम करने हैं तो मुझे इस महीने के अंदर अंदर शादी करनी होगी। मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सिर्फ नाम की हो और जो मेरे बिजनेस में दखल ना दे, और वक्त आने पर उसे तलाक देकर मैं अलग हो सकूं। दिग्विजय ने अपनी बात को और पक्का करने के लिए आगे कहा, अगर मैं किसी रईस खानदान की लड़की से शादी करूंगा तो वो मेरे सिर पर आकर बैठ जाएगी और उसका परिवार मेरे बिजनेस पर नजर रखेगा। लेकिन तुम मजबूर हो। तुम मल्होत्रा से बचने के लिए मेरी शर्तों पर दस्तखत करोगी और बदले में मुझे वसीयत की जायदाद भी मिल जाएगी। ये विश्व युद्ध रूप से एक बिजनेस डील है। अनन्या, तुम विक्रम से बच जाओगी और मुझे मेरी वसीयत मिल जाएगी। दिग्विजय का ये शातिर बिजनेस बहाना सुनकर अनन्या का स्वाभिमान और ज्यादा जाग उठा। उसे लगा कि ये इंसान उसे अपनी जायदाद पाने के लिए एक मोहरा समझ रहा है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने तीखी आवाज में पलटवार करते हुए कहा, मिस्टर राठौड़, आपके इस अजीबो गरीब ऑफर को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें मीटिंग की जगह सीधे किसी पागलों के अस्पताल जाना चाहिए। मैं आपकी वसीयत का मोहरा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और जहां तक मेरी बात है मैं खुद को संभाल सकती हूँ। इतना कहकर अनन्या ने गुस्से में आगे की तरफ देखा और चिल्लाई, ड्राइवर, कार रोको, मुझे अभी और इसी वक्त उतरना है। ड्राइवर ने अचानक यह आदेश सुनकर घबराहट में कार रोकने से पहले शीशे के पीछे बैठे दिग्विजय की तरफ देखा। दिग्विजय ने अपनी आंखों से ही ड्राइवर को कार रोकने का हल्का सा इशारा किया। मालिक का इशारा समझते ही ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। गाड़ी रुकते ही अनन्या ने एक पल भी खराब नहीं किया। उसने झटके से कार का दरवाजा खोला, नीचे उतरी और बिना पीछे मुड़े अपने सैंडल्स की कड़क आवाज के साथ तेजी से आगे बढ़ गई। दिग्विजय कार के अंदर ही बैठा रहा। उसने गाड़ी का शीशा नीचे थोड़ा किया और दूर जाते हुए अनन्या को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, मिश्रा खानदान की जन्म कुंडली मेरे हाथ में है अनन्या। तुम बहुत जल्द खुद लौटकर मेरे पास आओगी। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। गुस्से में लाल पीली अनन्या ऑटो रिक्शा पकड़कर जैसे तैसे सीक्रेट फ्लैट तक पहुंची। गुस्से के मारे उसका पूरा बदन तप रहा था। उसने पैर पटकते हुए घर का दरवाजा खोला और अंदर आई। वहां हॉल में मीरा बड़े आराम से सोफे पर बैठी जूस पी रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी बिजनेस जीतने वाली मुस्कान थी। अनन्या को देखते ही मीरा चहकते हुए बोली, अरे अनन्या, आ गई तू? यार, तुझे मुझे जो काम दिया था ना, वो मैंने एकदम चकाचक पूरा कर दिया है। आज ही मैंने राठौड़ एंटरप्राइजेस के साथ अपनी डील फाइनल कर दी है। सच में यार, वो कंपनी बहुत बड़ी है। राठौड़ एंटरप्राइजेस? उसका नाम सुनते ही अनन्या को चलती कार का वो सारा नजारा याद आ गया। कैसे दिग्विजय ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसे अपनी जायदाद का मोहरा बनाने की कोशिश की थी। अनन्या ने घबराकर और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या डील फाइनल कर दी? नहीं मीरा, तू अभी के अभी शौर्या को फोन कर और बोल कि हमें ये डील नहीं करनी। ये डील अभी कैंसिल करो। मीरा ने अपनी आंखें बड़ी की और हैरान होकर बोली, क्या बोल रही है तू अनन्या? दिमाग तो ठीक है तेरा। डील तो हो चुकी है यार। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन भी हो चुकी है और एडवांस का लीगल प्रोसेस भी शुरू हो गया है। अब पीछे नहीं हटा जा सकता। पर तू अचानक इतना क्यों भड़क रही है? अनन्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा को क्या जवाब दे। मीरा ने अनन्या का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो सोफे से उठी, अनन्या के पास आई और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या बात है अनन्या? तू इतनी डरी और गुस्से में क्यों है? क्या उस खड़ूस राठौड़ एंटरप्राइजेज में कुछ ऐसा हुआ कि जो तू मुझे बताना चाहती हो और बता नहीं पा रही? अनन्या ने एक लंबी सांस ली और मीरा को ऑफिस के पहले ही दिन हुई अजीबोगरीब घटना के बारे में बता दिया। कैसे दिग्विजय राठौड़ ने उसे अपनी कार में बिठाया, विक्रम मल्होत्रा का सच बताया और सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अनन्या की पूरी बात सुनने के बाद मीरा का रिएक्शन एकदम बदल गया। जहां अनन्या को लग रहा था कि मीरा भी दिग्विजय को गाली देगी, वहीं मीरा गहरी सोच में डूब गई और फिर बड़े ही संजीदा अंदाज में बोली, देख अनन्या, वैसे अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए ना, तो वो बंदा बात तो एकदम पते की कर रहा है।
तो अकेले उस दरिंदे विक्रम का सामना नहीं कर सकती। पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड और बिजनेस में मल्होत्रा खानदान दूसरे नंबर पर आता है। और वो विक्रम कितना बड़ा कमीना और घटिया इंसान है, ये हम दोनों अच्छे से जानती हैं। मैंने अपनी लाइफ में उससे ज्यादा नीच आदमी आज तक नहीं देखा। मीरा ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और समझाने वाले लहजे में बोली, तो मेरे हिसाब से ना, तुझे दिग्विजय राठौड़ का वो जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी वो सिर्फ एक बिजनेस डील ही तो है। लेकिन बात समझाते समझाते अचानक हमारी चुलबुली मीरा के अंदर की नौटंकी जाग उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो हाथ नचाते हुए बड़बड़ाने लगी, और यार वैसे तूने उसे दिग्विजय को देखा तो है। वो बंदा कितना हॉट है यार, डैशिंग और चार्मिंग है। भाई साहब, क्या बॉडी है उसकी। अगर कोई लड़की उसे एक बार आंख भरकर देख लेना, कसम से यार, वो लड़की उसे पीछे पागलों की तरह लट्टू हो जाएगी। और तुझे पता है, पूरे मुंबई की रईस लड़कियां आज उसे शादी करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। और उस हैंडसम हंग ने तुझे खुद प्रपोज किया है। मीरा ने अपनी छाती पर हाथ रखा और आंख भरते हुए बोली, यार अगर ये प्रपोजल मुझे मिला होता ना, तो मैं कसम से उसे टाइप मंडप छोड़ो दुनिया छोड़कर उसे शादी कर लेती। जो भी लड़की उस आदमी से शादी करेगी ना, यार सच में वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। मीरा यहीं तक नहीं रुकी। उसका दिमाग अब और आगे की नटखट सोच में जा भागने लगा था। वह सोफे पर गोल मोल घूमते हुए बोली, यार अनन्या, मैं तो बस ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि जो बंदा बाहर से इतना कड़क और सॉलिड दिखता है, उस बंदे की बेड पर कैसी परफॉर्मेंस रहती होगी। उसकी बॉडी और स्टेमिना मेरे हिसाब से नॉर्मल लड़कों से वो आधा घंटा ज्यादा ही टिकेगा। बॉस, एकदम तबाही मच जाएगी। मीरा की ये बेहद बकवास और बेशर्मी और ठरकी वाली बातें सुनकर अनन्या का सिर अब भरना गया था। उसने अपना हाथ अपने माथे पर मारा। उसने बिना कुछ कहे अलमारी से अपने कपड़े निकाले और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तू सुधरने वाली नहीं है ना मीरा, अनन्या ने गुस्से में कहा। और मीरा के मुंह पर ही बाथरूम का भारी दरवाजा धड़ाम के जोर से आवाज से बंद कर दिया। लेकिन हमारी मीरा तो आखिर मीरा थी। अनन्या के बाथरूम जाने और दरवाजा बंद होने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो वहीं हॉल में खड़ी खड़ी अपनी आंखें बंद करके दिग्विजय राठौड़ की उस कड़क पर्सनैलिटी और हॉट लुक के ख्यालों में पूरी तरह से खोई हुई थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह अनन्या हमेशा की तरह ऑटो टैक्सी पकड़कर ऑफिस के लिए निकली। उसके दिमाग में अभी भी कल रात मीरा की कही हुई बातें और दिग्विजय का वो अजीबोगरीब शादी वाला ऑफर घूम रहा था। टैक्सी अभी राधे रास्ते ही पहुंची थी कि अचानक एक सुनसान मोड़ पर गाड़ी खट खट की आवाज के साथ झटके के साथ बंद हो गई। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? अनन्या ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बोनट खोला, थोड़ा हाथ पैर मारा और फिर सिर खुजाते हुए बोला, मैडम लगता है इंजन पूरी तरह बैठ गया है। अब यह गाड़ी यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती। अनन्या परेशान होकर नीचे उतरी और अपनी घड़ी देखने लगी। वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। वो अभी दूसरी गाड़ी ढूंढने के लिए अपना फोन निकाल ही रही थी कि तभी अचानक टायरों के जोर से घिसने की भयानक आवाज आई। दो बड़ी चमचमाती काली स्कॉर्पियो गाड़ी तूफान की रफ्तार से आई और अनन्या की टैक्सी को आगे पीछे घेर कर खड़ी हो गई। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से विक्रम मल्होत्रा के 5 से 6 हट्टे कट्टे और खूंखार गुंडे बाहर निकले। उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे और लोहे की रोड थी। एक गुंडे ने अनन्या का रास्ता रोकते हुए कमीनी हंसी हंसकर कहा, तो हमारी भाभी जी यहाँ छुपी बैठी हैं। चलो मैडम, बहुत लुका छुपी हो गई। हमारे बॉस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कौन हो तुम लोग, पीछे हटो, अनन्या चिल्लाई और पीछे भागने की कोशिश की। लेकिन दो गुंडों ने जबरदस्ती उसका हाथ दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। अनन्या आप पूरी तरह अपनी ताकत लगा चुकी थी। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? ही सुनसान सड़क पर चल रहा ये खौफनाक नजारा दूर खड़ी एक और बड़ी गाड़ी के अंदर बैठा एक शख्स बहुत देर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एकदम कड़क भाव थे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सीधे अपने असली बॉस को फोन लगाया। बॉस, मल्होत्रा के गुंडे ने लड़की को उठा लिया है और वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं। क्या करना है? उस शख्स ने भारी आवाज में पूछा। फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी और रोबीली और जानी पहचानी आवाज आई। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि खुद द किंग दिग्विजय की थी। दिग्विजय ने बिना किसी सेकंड गवाए सीधा ऑर्डर दिया, मदद करो उसकी। उस लड़की को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जी बॉस, समझ गया।
उस आदमी ने कहा और फोन कट कर दिया। वो शख्स तुरंत गाड़ी से उतरा। उसने अपनी काली जैकेट को झटका, कॉलर ठीक किया और बड़े ही रौबदार कदमों से चलता हुआ सीधे गुंडों के गाड़ी के सामने आकर दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसे अकेला देखकर विक्रम के गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनका लीडर आगे आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ओ हीरो, ये सस्ती फिल्मों वाली एंट्री कहीं और दिखाना। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दुम दबाकर भाग जा, नहीं तो अभी अभी अपनी हड्डी पसलियां तुड़वा कर जाएगा। उस शख्स के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ था उस गुंडे की धमकी का। उसने अपनी उंगलियों के पोरों को चटकाया और ठंडे अंदाज में बोला, लड़की को छोड़ो और चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना आज तुम सब सीधे एम्बुलेंस में जाओगे। ये सुनते ही गुंडों का खून खोल उठा। लीडर ने चिल्लाकर कहा, साले, तेरी तो हेकड़ी मैं निकालता हूँ। तुरंत दो गुंडे डंडे लेकर उस शख्स के लिए मारने को आगे बढ़े, लेकिन वो शख्स कोई यारा गहरा इंसान नहीं था। वो दिग्विजय राठौड़ का सबसे खास और खतरनाक तरीके से ट्रेंड किया गया बॉडीगार्ड था। जैसे ही वो दोनों पास आए, उसने पलक झपकते ही उस गुंडे की कलाई मरोड़कर उसका डंडा छीना और दूसरे के मुंह पर इतनी जोर से पंच मारा कि वो हवा में गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर गिर गया। महज 10 सेकंड के अंदर ही उसने उन दोनों को चुटकियों में धूल चटा दी थी। ये देखकर बाकी गुंडों के तो तोते उड़ गए। अब वो समझ चुके थे कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है। लीडर ने घबराकर चिल्लाकर कहा, सब एक साथ टूट पड़ो इस पर। अब सारे गुंडे एक साथ उस पर झपट पड़े, लेकिन उस जाबाज के सामने उनकी एक ना चली। वो किसी तूफान की तरह उन पर भारी पड़ रहा था। कभी लात, कभी घूसे, तो कभी डंडों का प्रहार ऐसा हुआ कि पूरी सड़क पर गुंडों की चीखें गूंज उठी। ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर सड़क पर मल्होत्रा के सारे गुंडे लहूलुहान होकर पड़े थे और दर्द से तड़प रहे थे। पूरे इलाके का सफाया हो चुका था। अनन्या कार के पास खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी करके ये पूरा एक्शन सीन देख रही थी। डर के मारे उसका दिल धक धक कर रहा था। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से जोरदार सायरन और टायरों की आवाज आई। अनन्या ने देखा कि एक के बाद एक 4 चमचमाती हुई आलीशान गाड़ियां वहां आकर रुकी। उन गाड़ियों से काले सूट पहने कई और मुस्तैद बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। वो शख्स जिसने अकेले ही सारे गुंडे को कूट दिया था, बड़े ही सम्मान और तमीज के साथ अनन्या के पास गया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बेहद रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैम, आप बिल्कुल सेफ हैं, प्लीज आप हमारी गाड़ी में बैठिए। अनन्या ने सहमते हुए उस गाड़ी के काफिलों को देखा और हैरान होकर पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या तुम्हें विक्रम मल्होत्रा ने भेजा है? उस शख्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, मैम, हमारे बॉस ने आपको सुरक्षित चलाने के लिए हमें भेजा है और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारे बॉस विक्रम मल्होत्रा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको कभी ऐसा नुकसान होने नहीं देंगे। हमारे बॉस सुनते ही अनन्या के दिमाग में बत्ती जली। वो अच्छे से समझ गई थी कि पूरे मुंबई में विक्रम मल्होत्रा के गुंडों को इस तरह गाजर मूली की तरह काटने की हिम्मत और बड़ी बड़ी गाड़ियों का रौब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, द किंग ऑफ दिग्विजय राठौड़। उसे एहसास हो गया था कि इस समय अकेले सड़क पर रहने से बेहतर है कि वो दिग्विजय के आदमियों के साथ चली जाए, क्योंकि विक्रम के भेड़िए फिर से हमला कर सकते थे। अनन्या ने एक लंबी सांस ली, अपना डर छुपाया और उस शख्स के साथ जाकर गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई। चारों गाड़ियां का वो वीआईपी काफिला अनन्या को लेकर तूफान की तरफ सीधे दिग्विजय राठौड़ के साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगा था। आलीशान और विशाल कैबिन के अंदर चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अनन्या सीधे सामने खड़ी कुर्सी पर बैठी और अपनी ठंडी तीखी नजरों से दिग्विजय राठौड़ को घूर रही थी। उसकी आंखों में भरोसा भी था और लाचारी भी। दिग्विजय उसी खामोशी को चीरते हुए अपनी भारी और कड़क आवाज में बोला, मेरा ऑफर अब भी खुला है अनन्या। अगर तो अपनी जान की सलामती चाहती हो तो इसे अभी के अभी एक्सेप्ट कर सकती हो। ये कहते हुए दिग्विजय ने एक ब्लैक लीगल फाइल अनन्या की तरफ बढ़ा दी। अनन्या को कुछ पल फाइल को देखा और फिर अपनी कांपते हुए उंगलियों से उसे उठाया। उसने फाइल के पन्ने पलटे, उसमें लिखी शर्तों को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद फाइल टेबल पर रखकर सीधे दिग्विजय की आंखों में झांकते हुए बोली, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। दिग्विजय के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और जोर से आवाज लगाई, अर्जुन, अंदर आओ। दरवाजा खुला और वही शख्स अंदर आया जो अभी अभी अनन्या को उन गुंडों के चंगुल से बचाकर सही सलामत यहाँ लाया था। दिग्विजय ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैडम की जो भी डिमांड है
उन्हें ध्यान से सुनो और सारी शर्तें इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी के अभी ऐड हो जानी चाहिए। इतना कहकर दिग्विजय बड़े रौब से अपनी चेयर पर पीछे टिक कर बैठ गया। अनन्या ने एक बार अर्जुन को देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए दिग्विजय से बोली, क्या हमारी ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं रह सकती? मैं चाहती हूँ कि अर्जुन बाहर रहे। दिग्विजय ने बिना पलक झपकाए सपाट आवाज में जवाब दिया, अर्जुन मेरा सबसे वफादार आदमी है। तुम इसके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी बोल सकती हो। लेकिन अनन्या ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो बिल्कुल चुप हो गई और अर्जुन को घूरती रही। उसकी खामोशी और चेहरे के तेवर को देखकर अर्जुन खुद ही सारा माजरा समझ गया और बिना कुछ बोले चुपचाप सिर झुकाकर कैबिन से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब कैबिन में सिर्फ वो दोनों थे। दिग्विजय ने अपनी कलाई घड़ी देखी और कहा, बोलो, क्या कहना चाहती हो? अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने शर्ती एक एक करके गिनाना शुरू किया। मेरी पहली शर्त, शादी के बाद हम दोनों बिल्कुल अलग अलग कमरों में रहेंगे। दूसरी, हम दोनों के बीच कभी भी किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा। तीसरी, आप मेरे काम में कभी भी किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और चौथी, मेरे कहीं भी आने जाने पर या मिलने पर आपको किसी भी तरह का रोक टोक नहीं करनी होगी। यह सारी शर्तें एक ही सांस में बोलकर अनन्या चुप हो गई और दिग्विजय के जवाब का इंतजार करने लगी। दिग्विजय ने उसकी सारी शर्तें बड़े ध्यान से सुनी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और बोला, मुझे तुम्हारी आखिरी तीनों शर्तें मंजूर हैं, लेकिन पहली शर्त मंजूर नहीं है। क्यों? अनन्या ने तमतमाते हुए पूछा। दिग्विजय अपनी सीट से थोड़ा आगे झुका और ठंडे अंदाज में बोला, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें पहले ही बताया है कि ये एक बिजनेस डील है। मेरे दादाजी की वसीयत के मुताबिक मुझे ये प्रॉपर्टी और बिजनेस तभी मिलेंगे जब हम दोनों पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहेंगे। दुनिया और मेरे परिवार की नजरें में हम एक साथ रहना जरूरी है। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। अनन्या का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो जानती थी कि इस वक्त पैर पीछे खींचने का मतलब सीधे विक्रम मल्होत्रा के हाथों में जाना था। उसने कुछ सेकंड का वक्त लिया और अपने गुस्से का घूंट पिया और एक नया रास्ता निकालते हुए बोली, ठीक है, हम एक ही कमरे में रहेंगे, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग अलग सोएंगे। तुम सोफे पर सोओगे और मैं बेड पर। अगर इस बात पर रजामंदी है तभी मैं साइन करूंगी। दिग्विजय ने हल्के से अपना सिर हिलाया। डन, मुझे मंजूर है। दोनों की आपसी सहमति के बाद अनन्या ने पेन उठाया और उस लीगल पेपर पर अपने दस्तखत कर दिए। दिग्विजय ने भी तुरंत अपने सिग्नेचर किए। इस तरह कागजों पर मुंबई के सबसे बड़े किंग और मिश्रा खानदान के वारिस का सौदा पक्का हो गया। जैसे ही साइन हुए, अनन्या एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। वो अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई, अपना बैग संभाला और बिना दिग्विजय को दोबारा देखे तेजी से कदमों से कैबिन से बाहर निकल गई। वो सीधे लिफ्ट में आई और नीचे अपनी 10वीं मंजिल वाले कैबिन में चली गई। कैबिन में आकर उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने खुद को सुरक्षित किया है या फिर एक नए और बड़े पिंजरे में कैद कर दिया है। वहां ऊपर दिग्विजय अपनी चेयर पर बैठा हुआ उस पेपर पर अनन्या के साइन को देख रहा था। उसने अर्जुन को आवाज लगाई। जैसे ही अर्जुन आया, उसने बड़े ही कड़क अंदाज में कहा, यह सभी फॉर्मेलिटी अभी पूरी हो जानी चाहिए, और हाँ, उसकी सुरक्षा को और कड़ी कर दो। आखिरकार अब वो राठौड़ एंटरप्राइजेज के एक मामूली एम्प्लॉय नहीं, अब वो मेरी पत्नी है। 10वीं मंजिल के अपने शांत कैबिन में बैठी अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में बार बार आज सुबह की वो सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई में दिग्विजय राठौड़ से शादी के कागजात पर साइन कर दिए हैं। वो मन ही मन सोच रही थी, कहाँ मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी और कहाँ आज मैं कागजों पर ही सही पर उनसे इस इंसान की पत्नी बन चुकी हूँ। माना कि दिग्विजय बेहद हैंडसम और डैशिंग था, लेकिन उसकी उम्र अनन्या से पूरे 6 साल बड़ी थी। वो एक मैच्योर और बेहद कड़क बिजनेस टाइकून था, जिसके एक इशारे पर मुंबई की हर बड़ी से बड़ी लड़की शादी के लिए लाइन में खड़ी रहती थी। अनन्या को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आलीशान राठौड़ एंटरप्राइजेज में वो कल तक एक मामूली कर्मचारी की तरह काम ढूंढने आई थी, आज वो पूरी कंपनी कानूनी तौर पर उसकी भी हो चुकी थी। माना कि यह रिश्ता अभी कागजों पर था, लेकिन रिश्ता तो था। अभी अनन्या इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा बिना नॉक किए धड़धड़ाते हुए खुला। अंदर जो लड़की दाखिल हुई, उसका नाम मिशा चौधरी था। मिशा दिखने में बेहद बोल्ड, मॉडर्न और घमंडी किस्म की लड़की थी। दरअसल मिशा इस कंपनी में दिग्विजय राठौड़ की पर्सनल असिस्टेंट बनने का सपना लेकर इंटरव्यू देने आई थी। उसकी प्लानिंग थी कि वो अपनी खूबसूरती और हुस्न का जाल फैलाकर दिग्विजय को अपने वश में कर लेगी।
और सीधे राठौड़ खानदान की बहू बन जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दिग्विजय को पीए बनना तो दूर, उसे अनन्या के नीचे एक जूनियर एम्प्लॉय के तौर पर काम करने की नौकरी मिली थी। मिशा ने ये नौकरी सिर्फ इसलिए स्वीकार की थी ताकि वो इस बिल्डिंग में रहकर कभी ना कभी दिग्विजय के करीब पहुंच सके। अंदर आते ही मिशा ने अपने तेवर दिखाए। उसने अनन्या को गुस्से में घूरते हुए बेहद तीखे और ताने मारते हुए लहजे में कहा, हेलो मिस अनन्या मिश्रा, तुम इस कंपनी की मालकिन नहीं हो। जब मन किया मुंह उठाकर चली आई और जब मन किया गायब हो गई। पिछले 1 घंटे से हम सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काम करना आती हो या यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए? मिशा को लगा कि अनन्या एक सीधी सादी लड़की और उसकी डांट सुनकर डर जाएगी। लेकिन अनन्या आज सुबह से ही दिग्विजय और विक्रम के चक्कर में पहले से ही परेशान थी। ऊपर से मिशा का ये फालतू का एटीट्यूड देखकर उसका पारा भी चढ़ गया। अनन्या अपनी चेयर पर सीधी हुई और उसने मिशा को एक भी बात को हल्के में नहीं लिया। अनन्या ने अपनी ठंडी और कड़क आंखों से मिशा को देखा और बेहद शांत लेकिन जहरीली आवाज में करारा जवाब दिया, मिस मिशा चौधरी, पहली बात तो ये है कि अगली बार मेरे कैबिन में आने से पहले दरवाजा खटखटाने की तमीज सीख कर आना। और दूसरी बात, मैं इस कंपनी की मालकिन हूं या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। मैं कब आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इसका जवाब मुझे सिर्फ तुम्हारे सीनियर को देना है, तुम्हें नहीं। और तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेरे नीचे काम करने के लिए रखी गई हो, मेरी बॉस बनने के लिए नहीं। तो बेहतर होगा कि अपनी ये आवाज और अपनी ये बकवास तमीज के दायरे में रखो। अनन्या का यह तीखा और करारा जवाब सुनकर मीशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मासूम दिखने वाली लड़की इस कदर पलटवार कर देगी। मीशा का चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल हो गया। उसके पास अनन्या के इस सॉलिड काउंटर डायलॉग का कोई जवाब नहीं था। वो बुरी तरह चिढ़ गई। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स को अनन्या के टेबल पर जोर से पटका और पैर पटकते हुए बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर चली गई। मीशा के जाते ही अनन्या ने टेबल पर रखी फाइल को अपनी तरफ खींचा और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। उसे अंदाजा हो गया था कि इस कॉरपोरेट दुनिया में सीधे रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए कांटों की तरह चुभना भी जरूरी है। उधर मीशा बाहर जाकर मन ही मन अनन्या से बदला लेने की कसम खा रही थी, इस बात से अनजान कि वो जिससे टकरा रही है वो खुद द किंग की पसंद है।